आपने दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों के बारे में सुना होगा, जिनमें एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट और मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक और नाम है जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते हैं। ये शख्स दुनिया के करोड़ों लोगों के पैसों को मैनेज करता है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। ये भी कहा जा सकता है कि ये आदमी दुनिया की दौलत के कुछ हिस्से पर कब्जा करता है। वो पैसा और दुनिया भर के शेयर बाजारों को जहां चाहे जैसे चाहे घुमा सकता है। हम बात कर रहे हैं लैरी फिंक की, जो अमेरिका में स्थित मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि ब्लैक रॉक कंपनी के संस्थापक हैं। ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके पास मैनेजमेंट के तहत 9.43 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। भारतीय रुपये में ये रकम लगभग 78 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी का लगभग आधा और कई अन्य देशों की जीडीपी का कई गुना है। इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान जैसे 50 देशों की जीडीपी कम पड़ जाए। चलिए जानते हैं कि ये लैरी फिंक कौन है। ब्लैक रॉक कंपनी के संस्थापक लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को यूएसए के कैलिफोर्निया में एक यूजू परिवार में हुआ। लैरी एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनके पिता एक जूते की दुकान चलाते थे और माँ एक टीचर थी। लैरी फिंक ने 1974 में पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बाद में फाइनेंस में नौकरी की। इन तीनों करियर की राहें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन वास्तव में इससे लैरी फिंक को कोई परेशानी नहीं हुई। उनका करियर बेहद सफल रहा। लैरी ने 1976 में एक निवेश बैंक में द फर्स्ट बोस्टन कॉरपोरेशन में काम करना शुरू कर दिया। लैरी की निवेश बैंक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक थी और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, जिसने 1976 और 1986 के बीच 1 बिलियन से अधिक की कमाई की। लैरी ने अपने अच्छे परफॉर्मेंस से अमेरिकी निवेश बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में देखने लगे। फिर 80 दशक की शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा और लोगों ने व्यापार और निवेश के लिए वैज्ञानिक कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक कैलकुलेटर की तुलना में कंप्यूटर अधिक सटीक थे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी मशीन है जो इंसान के आदेश के अनुसार काम करती है और कुछ ऐसा ही होता है। 1986 तक वो बैंक में सफल रहे, लेकिन ब्याज दरों के बारे में गलत अनुमान के कारण अचानक उनके विभाग को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए लैरी फिंक को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके चलते उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। लैरी की इस गलती के कारण मार्केट में उनकी छवि खराब हो गई। कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब अपने ज्ञान और काम के अनुभव से लैरी कुछ करना चाहते थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए काम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। लैरी फिंक एक निवेश फर्म शुरू करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे फंडिंग की ज़रूरत थी। इसीलिए लैरी फंडिंग के लिए ब्लैक स्टोन कंपनी के संस्थापक स्टीव स्वार्म के पास गए। लैरी का मदद पाने का विचार स्टीव स्वार्म को पसंद आया और स्टीव की कंपनी ब्लैक स्टोन ने $5 मिलियन के निवेश के साथ फिंक के साथ साझेदारी की। धीरे धीरे उनका काम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उन्हें एक बड़ा काम तब मिला जब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वोल्फ ऐसे एसेट में फंस गए जो किसी की भी समझ से परे थी। जब लैरी फिंक को बुलाया गया तो उन्होंने इस समस्या को सुलझा दिया। इस काम ने लैरी का नाम मार्केट में फेमस कर दिया और जीए ने भी अपने कई ऑपरेशन लैरी की कंपनी को आउटसोर्स कर दिए। इस काम को शुरू करने के 5 साल के भीतर ही लैरी $20 बिलियन संभाल रहे थे। हालांकि इसके साथ ही लैरी फिंक ब्लैक स्टोन से अलग हो गए और उन्होंने ब्लैक रॉक कंपनी की स्थापना की। कहा जाता है कि लैरी को अलग करना स्टीव की सबसे बड़ी गलती थी। इस नई कंपनी में लैरी फिंक ने पेंशन फंड को भी मैनेज करना शुरू कर दिया। ब्लैक स्टोन ग्रुप से अलग होने के बाद भी ब्लैक रॉक की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ा और अक्टूबर 1999 में लैरी फिंक ने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दिया। ब्लैक रॉक को $900 मिलियन का वैल्यूएशन मिला। ब्लैक रॉक की ग्रोथ के पीछे लैरी फिंक की एक बहुत अच्छी रणनीति थी, जिससे वो 1987 से अपने कर्मचारियों पर इस्तेमाल कर रहे थे। लैरी फिंक ने ब्लैक रॉक में सबसे अच्छे कर्मचारियों को काम पर रखा और उन्हें उनके वेतन के अलावा कंपनी के बेनिफिट भी दिए।
कंपनी के कुछ शेयर भी ऑफर करते थे। अब शेयरों में साझेदारी मिलने के बाद कंपनी की ग्रोथ का सीधा फायदा कर्मचारियों को होता था। ये स्ट्रैटेजी कर्मचारियों को कंपनी के प्रति अधिक समर्पित बनाता है। आज ये रणनीति मेटा और माइक्रोसॉफ्ट भी डीएस के माध्यम से सीधे कंपनी को संभालती हैं, और जहां वो कंपनी को संचालित नहीं कर पाते हैं वहां ये निवेश और फंड मैनेजमेंट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से काम करती हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी कितनी ताकतवर है कि चीन जैसे देश में जहां यूट्यूब भी अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है, वहां ब्लैक रॉक चीन के रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट मार्केट में अपनी सेवाएं देने वाली पहली कंपनी बनी है। साल 2008 में जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण संकट में थी, तब दुनिया भर के कई बैंक दिवालिया हो गए थे। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी दिवालिया होने के कगार पर था। तब अमेरिकी सरकार ने लैरी फिंक को इस संकट से उबरने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए कहा, और वो सफल भी हो गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस संकट को लाने वाले लोगों में से एक लैरी फिंक भी थे। इसके बाद 2020 में जब कोरोना महामारी से बॉन्ड मार्केट हिल गया, तो ब्लैक रॉक ने एक बार फिर से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि लैरी फिंक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि घाटे से कैसे लाभ उठाया जाए और दूसरों से कैसे कमाई कराई जाए। लैरी फिंक ब्लैक रॉक रिस्क इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर आए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें 5000 कंप्यूटर एक साथ 24 आवर काम करते हैं, और इंजीनियरों, गणितज्ञों और डेवलपर्स की एक टीम द्वारा निगरानी की जाती है। ब्लैक रॉक का सॉफ्टवेयर लाखों डेली डील्स को ट्रैक कर सकता है और ग्राहकों की स्टॉक होल्डिंग का विश्लेषण कर सकता है। इस सिस्टम को अलादीन नाम दिया गया है। ये तकनीक हर उस चीज़ पर नज़र रखती है जो बाजार के लिए खराब हो सकती है। अलादीन अब कुल $21 ट्रिलियन की असेट को मैनेज करता है। पूरी दुनिया में फैला है नेटवर्क। लैरी फिंक के अरबपति बनने की कहानी अपने आप में अनोखी है। आज उनके ग्राहकों में गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की सरकारों का मनी मैनेजमेंट भी उनके हाथों में ही है। चुनाव हो या कोई बड़ा इन्वेंट, लैरी की कंपनी ही सारा काम संभालती है। इसके बदले में उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ब्लैक रॉक का कारोबार 36 देशों तक फैला है, जहां इसकी 70 से अधिक शाखाएं हैं। इसमें 19,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ब्लैक रॉक के पास 4,973 कंपनियों के शेयर हैं। विभिन्न महाद्वीप उनके आय का स्रोत हैं। यदि उन्हें दुनिया के एक कोने में नुकसान होता है तो वो दूसरे कोने में लाभ कमाकर इसकी भरपाई करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक रॉक भविष्य की संभावनाओं को देकर ही निवेश करता है। कई ऐसे देश हैं जो आज डेवलपिंग स्टेज में हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भविष्य में बहुत विश्वसनीय है। उनमें से एक देश है भारत, जहां पब्लिक और गवर्नमेंट से फंड के साइज बहुत बड़े हैं। हम सभी ने आज तक लैरी फिंक का नाम कभी नहीं सुना होगा। आज आपको अपने निवेश और पॉलिसियों पर किस प्रकार का रिटर्न मिलेगा, ये काफ़ी हद तक इस आदमी पर निर्भर करता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक के फैसलों पर चल रहा है, और उनका एक भी गलत फैसला बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। आज लैरी वॉल स्ट्रीट के निर्विवाद राजा हैं। मात्र 3 दशक पहले एक छोटे बॉन्ड निवेश घर की स्थापना करने के बाद उन्होंने इसे एक विशाल वित्तीय साम्राज्य में बदलने की कामयाबी हासिल की, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि सत्ता के साथ साथ बढ़ती जांच भी हुई। ब्लैक रॉक राजनीतिक वाम और दक्षिणी पंथी दोनों के लिए आलोचना का विषय बन गया है। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट के कुछ दिग्गज भी इसके विशाल आकार को लेकर चुपचाप बेचैनी जाहिर करते हैं। ब्लैक रॉक ने हाल ही में चीन में विवाद खड़ा किया है, जब जॉर्ज सोरोज ने इस फर्म पर आरोप लगाया कि उसने निवेशकों का पैसा देश में डालकर एक दुखद गलती की है, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी अर्थव्यवस्था पर और भी अधिक मजबूती से नियंत्रण कर रही है। आने वाले सालों में ब्लैक रॉक की ताकत को लेकर चिंताएं बढ़ने वाली हैं। ये कहानी है कि कैसे लैरी फिंक फाइनेंस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का सलाहकार बन गया, और दुनिया के लगभग हर प्रमुख कॉरपोरेट बोर्ड में उसका दबदबा है। दुनिया में फंड मैनेज करने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें ब्लैक रॉक के अलावा वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट भी शामिल है। ये तीनों कंपनियां मिलकर अमेरिका की जीडीपी के 70% के बराबर एसेट मैनेज कर रही हैं। ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिल चुका है।